हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो हम कल कर चुके थे अपना एक पेपर और आज हमारा है एम्प्लॉय स्किल इंस्ट्रक्टर का पेपर जो 15 तारीख को हुआ था। 15/2/2024। इस पेपर का लेवल भी काफी अच्छा है, तो हम इस पेपर को डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट में एक दो क्वेश्चन जो डाउट वाले पिछली क्लास के हैं, जो नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज आया था, मैं उनको भी ले लूंगा। तो शुरू करते हैं पेपर क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फिर से पिछली क्लास में भी पहला क्वेश्चन जो था वो फ्रस्ट्रम के ऊपर ही था, और इस क्लास में भी पहला क्वेश्चन जो है वो फ्रस्ट्रम के ऊपर ही है। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन था वही फ्रस्ट्रम था, ये भी फ्रस्ट्रम का है। तो ए हैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्ट्रम। फ्रस्ट्रम हमने पिछली क्लास में देख ही लिया था कैसा होता है। फ्रस्ट्रम होता है हमारा अगर हम कोन के टॉप को काटते, कोन के टॉप को काटते। अब इसने बोला कि एक फ्रस्ट्रम की शेप का हैट है, यानी कि ये हैट है जैसे बच्चों के हैट आते हैं ना जन्मदिन के, बस उनके ऊपर का कोना, ऊपर ऊपर उसमें नोक की जगह यहाँ पे फ्लैट सरफेस हो। ठीक है, पहले आते थे क्लाउन वगैरह के कैप जो आते हैं। विद रेडियस ऑफ टॉप एंड बॉटम इज 4 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, यानी कि टॉप की जो रेडियस है वो 4 है और बॉटम की जो है वो 9 है। जैसे जैसे बोलता जा रहा है मैं लिख लेता हूँ। तिर्यक ऊंचाई उसकी 21 है, यानी कि स्लांट हाइट जो है वो 21 है। फाइंड द एरिया ऑफ क्लॉथ इन सेंटीमीटर स्क्वायर नीड टू मेक द हेड। अब हेड बनाने के लिए हमें जो एरिया चाहिए होगा वो एक तो हमें चाहिए होगा CS से कर्व सरफेस एरिया, यानी कि चारों तरफ जितना कपड़ा लगेगा। हमें जो क्लॉथ नीडेड होगा, एरिया ऑफ क्लॉथ जो होगा वो क्या नीड होगा, एक तो CS से नीड होगा इस फ्रस्ट्रम का, CS से और फ्रस्ट्रम, फ्रस्ट्रम को F लिख देता हूं खाली। ठीक है, और ये जो ऊपर का सर्कल है यहाँ भी तो कपड़ा ही लगेगा, इस सर्कल के ऊपर भी तो कपड़ा ही लगेगा। अगर इस सर्कल के ऊपर भी कपड़ा लगेगा तो ये सर्कल का भी एरिया इसमें प्लस होगा, यानी कि एक सर्कल का प्लस हो जाएगा छोटी वाली R का पाई R स्क्वायर। ठीक है, निकाल देते हैं। हमें पता है कि CSC ऑफ फ्रस्ट्रम क्या होता है। CSC ऑफ फ्रस्ट्रम होता है हमारा पाई L R प्लस R, और प्लस में हमारा क्या है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। तो डाल देते हैं वैल्यू, जैसे जैसे वैल्यू, पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7, एल की वैल्यू हमें क्वेश्चन ने दी 21, बड़ी आर कितनी है हमारी, बड़ी आर हमारी 9 और छोटी आर कितनी है हमारी 4, प्लस में 22/7 मल्टीप्लाई में आर छोटी कितनी है 4 मल्टीप्लाई 4, तो ये 7 या 21 हो गया, ये 3 दूनी 6 और ये 9 से 13, 13 या 39, 39 दूनी 78, यानी कि 11 मल्टीप्लाई में 78, और प्लस में ये हमारा कटेगा नहीं तो 4 चौक 16 दूनी 32, 32 यानी कि 2 3 2 5 और 3 का 3 ही 3 बटे में 7। ठीक है, 11 की 78 में मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 8, 7 दूनी 14, 1 15 का 5, 1 हासिल 858। प्लस में जब मैं से 7 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को, 7 पंजे 35, 0 7 दूनी 14, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, 7 दूनी 14 और बचेगा 6, तो 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, यानी 50.28 की अप्रोक्स हमें यहाँ पे मिल जाएगा। 50.28 अप्रोक्स हमें यहाँ मिल गया। तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो एरिया ऑफ क्लॉथ हमारा कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ क्लॉथ आ जाएगा हमारा 908.3, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस 28 को हम 3 कंसीडर कर लेंगे, जिससे कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कल जितना डिफिकल्ट नहीं लगा होगा, क्योंकि हमने फ्रस्ट्रम का क्वेश्चन पहली बार करा था तो मुझे वो एक्सप्लेन करना पड़ गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक छात्र ने पुनः मूल्यांकन के लिए अपना पेपर भेजा। ठीक है, एक छात्र था जिसके नंबर आ चुके थे, ठीक है, उसके कुछ नंबर आए थे और उसने बोला भैया मेरे तो नंबर कम आ रहे हैं। उसने पुनः मूल्यांकन के लिए भेजा, तो उसने मूल अंक जितने उसे मिले थे उसके 35% अंक और खो दिए। मैं मान लेता हूं कि उसे यहाँ पे पहले 100% मिले थे, तो अगली बार 35% खोने के बाद उसके पास कितने नंबर रह गए, उसके पास 65% नंबर रह गए। ठीक है, उसका नया अंक जो है वो 91 है, बस मेरे को 65% की वैल्यू कितनी दी है, मेरे को 91 दी है। तो उसके खोए गए अंक बताओ, खोए कितने अंक है, 35% अंक खोए हैं, 35% की वैल्यू पूछ रहा है। अगर 91 जो है 65% के बराबर है तो 35 कितने के, 7 पंजे 35 और 5 एकम 5 और 5 तिया 15 और 13
791 यानी कि 749 नंबर हमारे उसने पुनः मूल्यांकन में खो दिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ को आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, क्या मुझे इसे कराने की जरूरत है? अगर जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में नीचे बता देना, वरना मैं आपको बता देता हूँ। ये a प्लस बी प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाई 100 के फॉर्मूले में जब आप इसको रखोगे तो आपका ये आ जाएगा। और इतना टफ भी नहीं है। मैं अगर आपको मुजुबानी बताना चाहूँ तो मैं आपको मुजुबानी बता देता हूँ। ठीक है, तो 15 की और 4 की छूट है, यानी कि छूट है तो दोनों 19 हो जाएंगे, a प्लस बी 19 हो जाएगा। और 15 चौका 60, यहाँ ब्रैकेट में प्लस का 60 आएगा, 60 आएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, एक जीरो से 0.6 आ जाएगा, यानी कि 19 माइनस में 0.6 यानी कि 18 पॉइंट में 2 आएगा। ठीक है, 18 पॉइंट में 2 आएगा। 15 और 4 19 और ठीक है 15 और 4 19। ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 12 और 8 के हैं, 2 12 और 8 के। 12 और 8 कितने होते हैं? 20 और 12 अट्ठे 96। 96 में मैं अगर पॉइंट लगाऊंगा तो कितना आएगा? 96 में पॉइंट लगाऊंगा तो मेरा आएगा 96.96 आएगा, और जब मैं इसको घटाऊंगा तो मेरा आएगा 19.04। ठीक है, फ्लैट 18% तो फ्लैट 18% है ही, और 4% की क्रमागत 3 छूटे तो हमेशा कम ही रहेंगी। सबसे कम कब होंगी? जब बराबर बराबर दिया जाएगा। ठीक है, जब बराबर बराबर दिया जाएगा तो सबसे कम छूट बनेगी। ठीक है, तो ये तो वैसे ही 12% से ऊपर बनने से रही, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही खत्म हो गया। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया ऑप्शन नंबर 2, 1904 वाला जो आएगा। ठीक है, आई होप आप लोग कर लेंगे इसे। ठीक है ना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना कि नहीं हो पाया, मैं इसे दोबारा ले लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी अच्छा है, पहला क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें 4-5 क्वेश्चन तो काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन ने बोला है कि कुमार कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। 15 दिन में कुमार खत्म कर सकता है। नकुल कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, और वही सेम काम जो है सुमन जो है वो 30 दिन में कर सकती है। हमें पता है, हमको तीनों की एफिशिएंसी दे दी, तो सबसे पहला काम तो हमें टोटल वर्क तो निकालना ही निकालना है। हमने बोला कुमार अगर 15 में करता है तो नकुल जो है वो 20 में करता है, और सुमन जो है वो 30 में करती है। तो यहां से अगर मैं टोटल वर्क निकालूं तो मेरा 60 आ जाएगा। तो इंडिविजुअल का वर्क कितना हो गया? 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। ठीक बात है, 30 दूनी 60। उसके बाद उसने कहा कि कुमार और सुमन ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया। कुमार और सुमन ने वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, 3 दिन तक काम करा। यानी कि कुमार और सुमन ने 3 दिन तक काम करा। तो अगर मैं यहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दूं तो मेरे को पता चलेगा कि 4 + 3 यानी कि 7 या 21 काम इन्होंने खत्म कर लिया। नहीं सॉरी, कुमार और सुमन है ना, तो 4 और 2 6, 6 या 18 काम इन्होंने यहाँ पे खत्म कर लिया है। 18 काम कुमार और सुमन ने 3 दिन में खत्म कर लिया। अगर इन्होंने 3 दिन में 18 काम खत्म कर लिया और 60 काम टोटल था, तो यानी कि 42 वर्क बचा। 42 वर्क बच गया। अब क्या हुआ? अब कुमार की जगह पे नकुल को प्रतिस्थापित कर दिया गया। कुमार हटा दिया, नकुल आ गया। ठीक है, और कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में समाप्त? तो अब नहीं पता मेरे को कितने दिन लगे। ठीक है, तो मैं दिन मान लेता हूँ x माना, कुमार की जगह मैंने नकुल को डाल दिया, सुमन को एज इट इज रही। अब x की वैल्यू तो मेरे को नहीं पता, x की वैल्यू नहीं पता, लेकिन नकुल और सुमन की तो पता है। नकुल की कितनी है? 3, और सुमन की कितनी है? 2। अब ये कुल मिला के ये बचा हुआ काम ही तो कंप्लीट करेंगे, तो बस इसके बराबर डाल देते हैं 42। x की वैल्यू कितनी आ गई? 42/5। 5 से इसे काटेंगे, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, और कितना बच गया हमारा? 2। तो 5 चौक 20 यानी कि 8.4, या फिर हम बोलेंगे 8 से ही 2/5 डेज आ गया। आपको क्या क्वेश्चन ने क्या पूछा? कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज अलोंग ऑल टुगेदर वाज द वर्क कंप्लीटेड। तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ये तो बचा हुआ कार्य समाप्त हुआ। इससे पहले 3 दिन तो एक कार्य हो चुका था, तो यानी कि टोटल डेज कितने हो गए हमारे? टोटल डेज हो गए हमारे 3 प्लस में 8, 8 सही 2/5, सीधा 8 और 3 को जोड़ देंगे तो 11 सही 2/5 डेज हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आपको दोनों ऑप्शन दिए हुए, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा?
उसे देखने के लिए एक बार भाई साहब क्वेश्चन को ठीक से रीड कर लेना, ठीक है। लास्ट वाली लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में, वरना 8 से ही 2/5 निकाल के 8 से ही 2/5 टिका के आ जाओगे और फिर रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। सीधा 1.25 माइनस होएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन सिंपल नहीं है क्योंकि ये सीआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। सीआई की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। अब सीआई की इंस्टॉलमेंट क्या होती है, उसके लिए तो आपको क्लास करनी पड़ेगी किसी की, क्योंकि मैं तो पढ़ाता नहीं यूट्यूब पे फुल। तो सीआई की इंस्टॉलमेंट का ये सवाल है, तो 16 से ही 2/3 प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में दे इतने रुपए हैं। अगर वार्षिक भुगतान करना चाहता है तो वार्षिक भुगतान की राशि कितनी होगी, ये पूछा है इसने। व्हाट एनुअल पेमेंट, कितनी एनुअल पेमेंट हो जिससे कि इतने रुपए का डेट 3 साल में बराबर में पेमेंट। एनुअल पेमेंट का मतलब यही है कि बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम डील कैसे करते हैं, जब सीआई की इंस्टॉलमेंट आएगी तो आपको उसे डील कैसे करना है, ठीक है। अब ये वाला वर्ड पकड़ लेना, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो एनुअल पेमेंट की बात करें, प्रति वर्ष 3 वर्षों में दे की बात करें हिंदी में, तो आप इन वर्ड्स को पकड़ के इसको मान सकते हैं कि ये सीआई की इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालेंगे परसेंटेज के थ्रू। जैसे कि हमको बोला है कि 16 से ही 2/3% है, तो मैं इसको ही बोल सकता हूं कि ये 50/3% है। और 50/3% का मतलब है कि ये 1/6 है। क्योंकि ऋण मिल रहा है तो 6 की राशि 7 हो जाएगी। अब 7 हो जाएगी तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 6 है मेरा प्रिंसिपल है, तो 7 है जो मेरा अमाउंट है, और 1 जो है वो मेरा क्या है, वो मेरा इंटरेस्ट है। आई इसे नोट कर देता हूं, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 वर्षों में देनी है, ठीक है। 3 वर्षों में देनी है तो हम 3 वर्षों के लिए क्या करेंगे, मैं बोलूंगा कि 6 की जो पेमेंट है पहले वर्ष वो 7 हो जाएगी। ये तो फर्स्ट ईयर में हो गई, फर्स्ट ईयर में हो गई। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा भाई, 6 का 2 साल हो गए तो 6 छोक 6 छिंग 36 की पेमेंट जो है वो 7 हो जाएगी, यानी कि 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड ईयर में क्या होगा, 6 छिंग 36 छिक्का 216 हो जाएगी, और 7 243 हो जाएगी, ठीक है। पहले साल जो राशि है वो 6 की 7 हो जाती है, दूसरे साल जो राशि है वो 36 की 49 हो जाती है, और तीसरे साल जो राशि है वो 216 की 243 हो जाती है। लेकिन ये तो एनुअल पेमेंट की बात कर रहा है, एनुअल पेमेंट की बात कर रहा है, यानी कि राशि तो हर बार बराबर जाएगी। अगर राशि हर बार बराबर जाएगी तो हर बार 243 जानी चाहिए। हर बार 243 जानी चाहिए तो मैं यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं यहाँ पे एक अलग पेन लेके मैं इसमें यहाँ पे 7 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, जिससे कि 243 बन जाए। इसे भी 243 बनाना है तो यहाँ पे मैं 49 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, 49 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 49 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये रेशियो में है तो यहाँ भी 49 की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ मैंने 7 की मल्टीप्लाई करी तो यहाँ भी 7 की मल्टीप्लाई होगी। तो हमने क्या करा, हमने राशि को तीसरे साल की राशि के बराबर बना लिया, ठीक है। एनुअल पेमेंट को, क्योंकि हमारे हर साल बराबर बराबर जानी है, लास्ट वाली के बराबर बाकी तीनों को बना लिया। तो हमें क्या मिला, हमें यहां से क्या मिला, अब अगर हम 49 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 49 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 294, ठीक है, 294। और ये तो हमारा 243 हो ही जाएगा। और 36 की जब हम 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 252, और एनुअल पेमेंट तो वही 243 की ही जानी है। और थर्ड ईयर में जो हमारा 216 है वो हो जाएगा हमारा ब्याज लग के 243। यानी कि अगर मैं 243 की बात करूं तो ये तो इंस्टॉलमेंट है। अब आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन को ना खामखा खींच रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि ये पैटर्न होता क्या है। मैं तो करा तो एक लाइन में भी दूंगा खत्म, मैं तो सीधा ये लिख देता, मैं तो सीधा ये लिख देता, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना। अगर कोई समझने बैठा है उसको समझ में भी ना आए तो फायदा क्या, ठीक है। एग्जाम नहीं दे रहे हम लोग, अगर हम एग्जाम दे रहे होते तो ये 20 क्वेश्चन मैं भी 17-18 मिनट में कंप्लीट कर रहा होता। लेकिन अगर मैं उसी स्पीड से पढ़ाऊंगा तो पहली बात तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, 25-30 मिनट तो मेरे को फिर भी चाहिए। और फिर 25-30 मिनट लेके अगर मैं कराता हूँ तो मैं नहीं मानता कि किसी को समझ में आने वाला है।
बिगिनर को नहीं आएगा, थोड़े से मॉडरेट से नीचे लेवल वाले बंदे को भी नहीं समझ में आएगा, मॉडरेट से ऊपर वाले को ही समझ में आएगा, तो उसका मेरे को कोई मतलब लगता नहीं है। तो मैं आपको सारी चीजें इसलिए बताता चलता हूँ। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो 6 4 10 2 12 का 2 1 हासिल, 9 10 15 और 1 16 का 6 1 हासिल, 6 और 1 7 762। अब ये 762 क्या आएगा हमारा, ये 762 आएगा प्रिंसिपल, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। और जब हम इसको जोड़ देंगे 3 तिया 9 4 तिया 12 2 तिया 6 और 1 7, ये हमारा अमाउंट आएगा। ये हमारा, सॉरी नहीं, ये 243 नहीं आएगा, 343 आएगा। मैं भी तो बोलूं कम कैसे आ रहा है, ये 343 है, ठीक है, ये 343 है, तो ये आएगा 1029, ठीक है। ये हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा, ये प्रिंसिपल हो गया, ये इंडिविजुअल इंस्टॉलमेंट्स हो गई 343 की, और ये हमारा आ गया पूरा अमाउंट जो 3 साल के बाद हमने दिया, ये अमाउंट आ गया, ठीक है। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा, क्वेश्चन हमसे कुछ पूछा भी है, क्या पूछा है क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस के बाद ये चीज बनेगी आपसे। एक लाइन का क्वेश्चन है लेकिन बहुत डीप क्वेश्चन है। वार्षिक भुगतान क्या होगा, वार्षिक भुगतान इंस्टॉलमेंट ही तो होती है, यानी कि इंस्टॉलमेंट की बात कर रहा है, यानी कि 343 की वैल्यू पूछ रहा है, और 15,240 रुपए मेरे को दिया हुआ है, जो कि 762 की वैल्यू होगी, जाहिर सी बात है। यानी कि मेरे को उसने 762 की वैल्यू दी 15,240, यानी कि अगर मैं देखूं तो ये दुगुना है लगभग, 7 दूनी 14, दुगुना बैठेगा। तो 343 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 343 की वैल्यू दुगुनी कर दो और एक जीरो लगा दो, एक जीरो लगा दी और हमने दुगुनी कर दी। दुगुना कितना आ गया, 3 दूनी 6, यानी कि 6860 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले, ये सीधा सिंपल सा प्लस माइनस का क्वेश्चन है, तो इसको आप अपने होमवर्क में रखो। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली क्लास का पहला क्वेश्चन यही हो जाएगा, लेकिन अगर आज ही बता दोगे तो अगली क्लास का हो पाएगा। 2 दिन बाद बताओगे तो आपको टेलीग्राम में अपडेट मिलेगा, ठीक है। 2 तरीके से हम किसी के भी डाउट्स को डील कर रहे हैं। किस तरीके से, अगर आप क्लास के एक दिन में बता देते हो, क्लास के 1 डे में बता देते हो, तो मैं नेक्स्ट क्लास के एंड में करा दूंगा, नेक्स्ट क्लास के एंड में। और अगर आप एक दिन में नहीं बता पाते हो, आप बाद में क्लास देखते हो, तो उसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आप प्लस 1 डे में बताते हो तो आपको वो टेलीग्राम में अपडेट मिलेगा। जैसे आप बताओगे उसके 24 घंटे के अंदर, 12 घंटे के अंदर, जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं निकाल के उसे टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। जैसे पिछली वाली क्लास में 7वें नंबर का क्वेश्चन था, उसको एक बच्चे ने कहा था, तो हम उसे लास्ट में डील कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये सीधा प्लस माइनस का क्वेश्चन है, मेरा कराने को मतलब है नहीं, पेपर छोड़ रखा है बल्कि मैंने इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, 1 क्वालिटी ऑफ राइस एट ₹93 per kg is mixed with a second quality of rice at a certain rate in the ration 8:7, ठीक है। The mixture is obtained in ₹100 per kg। भाई 2 क्वालिटी के चावल थे, 8 और 7 की, ठीक है। 8 और 7 के रेशो में इनको बना लिया। 8 वाला जो था वो तो 93 kg था, 7 वाला मेरे को नहीं पता, और जो टोटल आया वो ₹100 पर kg का आया। भाई मैं बोलूं अगर ये 8 ही किलो है और ये 7 ही किलो है, तो टोटल 15 किलो हो गया। 15 किलो अगर ₹100 पर kg का है, यानी कि 1500 रुपए का चावल है मेरे पास, 1500 रुपए का चावल है। लेकिन यहां से तो मेरे को दिख रहा है कि 8 या 24 का 4, 2 हासिल और 9 72 और 2 74, 744 का तो ये चावल है। तो अगर मैं बोलूं 744 का ये चावल है, तो 744 प्लस में 7x की वैल्यू ही 1500 के बराबर होगी। तो 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 माइनस में 744 कितना हो गया, ये हमारा आ गया 7 और 3 10, तो 256 और 500 502 700 756। तो 7 की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई, 756
56/7, 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 160 रुपए पर केजी हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसको अगर मैं एग्जाम अप्रोच की बात करूं, अगर मैं अप्रोच करता तो एग्जाम में कैसे अप्रोच करता तो उसे एक बार देख लेते। मेरे को पता चला कि 8:7 का रेशो है। मैंने बोला 15 केजी में से टोटल मान लेता हूँ। ठीक है, 15 केजी में टोटल मान लेता हूँ, और ये वाला जो है वो 93 है, और ये जो 15 केजी आएगा ये 100 रुपए पर केजी का होगा। मैंने देखा यहाँ पे जो है कितने का अंतर है, यहाँ पे 7 रुपए का अंतर आया। 7 रुपए का अंतर आया, कितने पे आया? 15 पे आया। 15 पे आया, क्यों आया? क्योंकि ये 7 जो केजी हमने चावल माना है, इसका रेट हमें नहीं पता। इसका रेट हमें नहीं पता तो मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, यानी कि इसका जो रेट है वो 93 से 15 ज्यादा होगा। 93 से 15 ज्यादा होगा, यानी कि 93 प्लस 15 बराबर में 108, यानी कि मैंने यहाँ पे जो एवरेज है, एवरेज 93 मान लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को एग्जाम में ऐसे भी डील करा जा सकता है, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो। इसलिए मैं इन तरीकों को प्रिफर नहीं कर रहा हूं। आते मेरे को ये भी है, करा मैं इनको भी सकता हूं, लेकिन मैं प्रिफर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के बच्चे हैं, एसएससी सीजीएल वाले ज्यादातर नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी में पीजीटी टीजीटी का बहुत बच्चा पढ़ता है, वही क्लासे देखता है भाई। मैथ की क्लास यूट्यूब पे वही देख रहा है और कोई नहीं देख रहा। और कोई अगर एलडीसी वगैरह का है, कोई सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहा है तो वो क्लास नहीं देख रहा, उनके कॉन्सेप्ट ये स्ट्रॉन्ग है। जिनके स्ट्रॉन्ग नहीं है उनके सामने मैं हुआ क्रिएट कर दूं ना बना के, उसका कोई फायदा है नहीं। तो 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम ईयरफोन की जोड़ी 4% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 444 रुपए कम में बेचता, कट गया, 444 रुपए कम में बेचता तो क्या होता? 444 रुपए कम में बेचता तो उसे 2% की हानि होती। 2% की हानि होती। मैंने बोला भाई सीपी तो 100% ही होता, 4% लाभ पे बेचता, 4% लाभ पे बेचता यानी कि 104 का बेच देता। 2% हानि पे बेचता यानी कि 98% का बेच देता। यहाँ पे -2% हो रहा था, यहाँ पे -4% हो रहा था। उसने बोला जब लाभ पे बेच रहा था उससे अगर 444 रुपए कम में बेचे तो उसे 2% की हानि होती, यानी कि 98 हो जाता। यानी कि अगर मैं बात करूं तो यहां से यहां तक पहुंचने में मेरे को 444 रुपए की हानि हो गई। मुझे दिखाई दिया कि यहाँ पे जो है 6 की हानि होती, भाई 6% की हानि होती, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी हो गई? 444 हो गई। 6 की वैल्यू अगर 444 हो गई तो क्वेश्चन ने मेरे से सीपी नहीं पूछा है, ध्यान रखना। क्वेश्चन ने मेरे से सीपी नहीं पूछा है तो हम 100 की गुणा नहीं करेंगे, हम 104 निकालेंगे। हम 104% निकाल देते हैं। 444 की वैल्यू 6 तो 104 की कितनी? 2 से काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, एक बच गया, 3 चौक 12, 3 7 21, 3 अट्ठे 24, यानी कि 148 मल्टीप्लाई बाई 52 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा ऐसे मेरा क्या मतलब है, जब मैं इकाई का अंक देख रहा हूं तो मेरे को सिर्फ 6 जो है वो सिर्फ एक ही इकाई के अंक में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बाकी तीनों ऑप्शन हट जाएंगे। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके होमवर्क में रखो, अपने आप डील करिए, नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ मार्बल स्टोन वेरीज डायरेक्टली एज द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि कॉस्ट जो है मार्बल की वो कैसे वेरी करती है? डायरेक्टली वेरी करती है, किससे? स्क्वायर ऑफ द वेट के। ठीक है, अब उसने बोला था मार्बल ब्रोक इनटू 3 पीसेस विद वेट ऑफ 3, 4 एंड 5। मार्बल जो है वो 3 पीस में टूट गया, 3, 4 और 5 के वेट में, यानी कि उसका कहीं ना कहीं टोटल वेट जो है 3 + 4 + 5 रहा होगा, यानी कि 5 4 और 3 12 रहा होगा। अगर प्राइस जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रहा है किससे? प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो डायरेक्टली वेरी कर रही है स्क्वायर ऑफ वेट से। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 144 हो जाएगा। और अगर मैं यहां से प्राइस की बात करूं, ये तो हमारा वेट हो गया, और डायरेक्टली वेरी कर रहा है प्राइस जो है स्क्वायर से, यानी कि 3 तिया 9, 4 चौक 16 और 55 25 हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला वेन द पीस वर सोल्ड द सेलर गोट ₹141,000 लेस, 1,41,000 रुपयों से कम मिले।
भाई हमारे हिसाब से तो इसे 9, 16, 25 यानी कि टोटल अगर मिला के मैं देखूं तो ये हो गया 50 मिले, लेकिन एक्चुअल में उसे 144 मिलने चाहिए थे। भाई प्राइस तो एक्चुअल का तो यही तो होता, लेकिन टूटने के कारण उसे 50 मिले। टूटने के कारण 50 मिले, एक्चुअल में 144 मिलने चाहिए थे, यानी कि उसे 94 की कमी हुई। 94 की जो कमी हुई उसी को उसने प्राइस में बोल दिया कि 1,41,000 है। पूरे संगमरमर की वास्तविक कीमत बताओ, 144 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। वास्तविक कीमत तो यही वाली है, एक्चुअल वैल्यू तो यही वाली है। ठीक है, इसे मैं एक्चुअल वेट बोल देता हूं, इसे मैं एक्चुअल प्राइस बोल देता हूं। ठीक है, तो 144 की वैल्यू निकाल देते हैं। 141,123 अपॉन में 94 मल्टीप्लाई में 144 किससे कटेगा? 2 से काट लेते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 चौक 8 और 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, 47 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 3 पे जाएगा, यानी कि 3,000 आ जाएगा। और 72 इंटू 7 या 21, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा? आंसर को मैं इधर लिख देता हूँ, आंसर कितना आ जाएगा? 2,16,000 रुपए हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे चाहे यहाँ पे इसने ओरिजिनल पूछ लिया है, चाहे घटा हुआ देके ओरिजिनल पूछ लिया है, चाहे घटा हुआ मूल्य पूछ लेता तो यहाँ पे हम 50 की वैल्यू बताए थे। पहले टुकड़े का वेट वो पूछ लेता कितना प्राइस होगा तो बटे में 94 हो जाता, मल्टीप्लाई में 9 हो जाता। तो यहाँ पे आप सब चीजें यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट वो दो जो इसमें सब में काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ को चलते हैं। 11 क्वेश्चन कराने की जरूरत है, पता नहीं बहुत से लोग कराते हैं इन क्वेश्चनों को भी, चलो करा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, हमें दिख रहा है अंडर रूट है। अंडर रूट पे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे 2 है, यानी कि प्रत्येक 2 जोड़े में से एक बाहर आएगा। ठीक है, जैसे कि हम 4 पे अंडर रूट चढ़ाते हैं तो वहां पे क्या होता है, हमारा अंडर रूट के अंदर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 के जोड़े में से एक निकल जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अंडर रूट के बाहर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 2 लिखा है, यानी कि प्रत्येक 2 में से एक बाहर आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट बहुत सारे हैं तो हमें सिर्फ पॉइंट गिनने हैं। पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक यहाँ पे, 1 2 3 अंक यहाँ पे यानी कि 6, 1 2 3 अंक यहाँ पे यानी कि 9, यानी कि ऊपर वाले में मेरे को 9 अंक मिले, नीचे वाले में भी ऐसे गिन के वहां लिख लो। पॉइंट के बाद 4 अंक, 4 8 और एक 9, यानी कि ऊपर नीचे जो पॉइंट के बाद अंक है वो सेम है, यानी कि 1 है, यानी कि सब पॉइंट आपस में कैंसिल हो जाने वाले हैं और कुछ नहीं होने वाला है इनका। ठीक है, तो यहां से काटना स्टार्ट करते हैं, पॉइंटों को इग्नोर कर दो। 81 एकम 81 और 81 निम्मा 729। ठीक है, 9 की क्यूब भी होता है। 9 से अब मैं किसको काट सकता हूं? अब मेरे को 9 से कोई कटता हुआ दिख रहा है? 9 तिया 27 और 9 छिक 54, 9 तिया 27 और 9 छिक 54। क्या मेरे को 36 से कोई कटता दिख रहा है? या फिर मैं 36 की जगह 4 से काट लू? 4 से तो कटता दिख रहा है, तो 4 निम 36, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4। ठीक है, क्या मेरे को 441 9 से कटता दिख रहा है? दिख तो रहा है मेरे को। 9 चौक 36, 9 पंजे 45, यानी कि 9 चौक 36 और 9 ने 81। ठीक है, 49 मिल गया। क्या 49 से कुछ और कटता दिख रहा है? 49 से मेरे को ये भी कटता दिख रहा है, 49 से मेरे को ये कटता दिख रहा है। ये कितने पे कट जाएगा? कटेगा, लेट मी सी, 47 से काट लेते ना। 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 5 बच गया। 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, कितना बच गया? 3 बच गया। नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 7 से नहीं कट रहा है। ठीक है, 7 से कुछ नहीं कट रहा है, इसको 49 को ऐसा का ऐसे ही रहने दो। अब मेरे पास कौन सी संख्या बची? मेरे पास बची 4096 और 256 बची। ठीक है, तो इसको भी काटना पड़ेगा, इसको काटना पड़ेगा, तो मैं इसको किससे काट सकता हूं? ये मेरा 16 का स्क्वायर होता है, ये मेरा 16 का स्क्वायर होता है, 16 से ही काट देते हैं। 16 दूनी 32, कितना बच गया? 8, 16 पंजे 80, 16 छिक 96, फिर 16 से कट जाएगा, यहाँ पे 16 बच जाएगा, यानी कि मेरे को ऊपर क्या मिल गया? सब कुछ कट कटा के 16 बटे में 49 मिल गया। 16 बटे 49 आई, 4 का स्क्वायर ये 7 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 4/9। बस काटना ही है और कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये सेम टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले उसमें भी था। ठीक है,
और फर्स्ट टर्म वाला भी सेम था उसमें। तो ये क्वेश्चन भी था और वो क्वेश्चन भी था, तो इस क्वेश्चन को डील करते हैं। अब इसने बोला पिछले वाले में थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, वो मैं कमेंट देख रहा था ना, तो वो कह रहे थे कि थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं, छोटा कर देते हैं। 3 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव हुआ, प्रत्येक को 45%, 31%, 24% वोट मिले। यदि 4% पात्र मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, ठीक है। In an election between three candidates, each got 45%, 31%, 24% of the votes polled, यानी कि गिरे वोटों का 45% मिला, 31 मिला और 24 मिला, और 4% ने वोट डाले नहीं। तो मैं x मान लेता हूं, ठीक है, मैं अपनी तरफ से इसको मान लेता हूं कि 100x टोटल वोट थे। 100x में से 4x ने तो वोट नहीं किया, 4x ने तो वोट ही नहीं किया, तो यानी कि 96x बच गया। अब 96x में से 45% पहले को मिले, यानी कि 96x का 45% पहले को मिल गया। और सेकंड को क्या मिला, सेकंड को 96x का 31% मिला, 96x का 31% मिला। और थर्ड को क्या मिला, थर्ड को 96x का 24% मिला, 24% मिला, ठीक है। 96x का 24% मिला। अब उसने बोला यदि जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से, जीतने वाले उम्मीदवार को दूसरे उम्मीदवार से इतने वोट अधिक मिले हो, तो मेरे हिसाब से कितने अधिक मिले हैं, 96x, 45 और 31। 96x कॉमन है तो इसको बाहर ले लेते हैं। 96x 45 में से 31 घटाएंगे तो हमको मिलेगा कितना, 14%। ये बराबर दिया हुआ है मेरे 14784 के। तो पात्र मतदाताओं की संख्या बताओ, यानी कि 100x की संख्या पूछ रहा है, 100x की संख्या पूछ रहा है। निकाल देते हैं, 96x मल्टीप्लाई में 14% बराबर में इतने के, तो 100x कितना हो गया, ये हो गया हमारा 14784 अपॉन में 96, और मल्टीप्लाई में 14% हटाएंगे तो 100, और 100 ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 ये मल्टीप्लाई हो गया। काट लेते हैं, 14 से काट लेते हैं, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, कितना बच गया 8, 14 छिंग 84, और 96 एकम 96, 96 एकम 96, यानी कि 100x की कितनी वैल्यू हो गई, 11, 2 जीरो और 2 जीरो 11, यानी कि 1,10,000 हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई टोटल वोट्स की, 1,10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ को चलते हैं। एक शंक्वाकार पात्र जिसकी आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 48 सेंटीमीटर, शंक्वाकार पात्र बोला, पहले मैंने इसकी फिगर बना ली अपने दिमाग में, ठीक है, पेपर में तो मैं बना के दिखा रहा हूं। अपने दिमाग में एक फिगर बना ली कि शंक्वाकार पात्र ऐसा होता है, और पात्र है तो उल्टा होगा, ठीक है, पात्र है तो वो उल्टा होगा। शंकु ऐसा होता है, पात्र होगा ऐसा, तभी तो उसमें कोई तरल भरा जाएगा, ऐसे करके तो नहीं भरा जाने वाला, तो तरल तो ऐसा भरा जाएगा। ये हो गया शंक्वाकार पात्र। आंतरिक त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी वैल्यू की बात कर दी 15 है, ऊंचाई 48 है, हाइट जो है वो 48 है, हाइट जो है वो 48 है। सामग्री को 12 सेंटीमीटर आंतरिक त्रिज्या वाले बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया गया। बेलनाकार बर्तन में खाली कर दिया गया, बेलन का उल्टा सीधे का कोई सीन नहीं है, बेलन तो ऐसे ही रहेगा। 12 सेंटीमीटर इसकी आंतरिक त्रिज्या है, यानी कि बेलन की ऊपर नीचे दोनों की त्रिज्या बराबर ही होती है, 12 सेंटीमीटर हो गई। बेलनाकार बर्तन में तरल की ऊंचाई बताओ, मेरे को बताओ, इससे पलट के इसमें कर दिया, यानी कि वॉल्यूम की बात कर रहा है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, यानी कि V कोन इज इक्वल टू V सिलेंडर की, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू कितने के, सिलेंडर की कितनी होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोनों की आर अलग अलग है तो डाल देते हैं 1/3, अब पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, यहीं से काट दो, तो 1/3 आर स्क्वायर कितनी हो गई, इसकी आर कितनी है मेरे पास, इसकी आर है मेरे पास 15, 15 मल्टीप्लाई 15, और हाइट कितनी है 48 इज इक्वल टू
आर स्क्वायर एच, आर मेरे को पता है यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई एच, ठीक है, जो कट सकता है वो काट लेते हैं। 12 6 48 और 6 दूनी 12 और कुछ कटेगा, और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ठीक है, 15 पंजे 75 बटे 2, 75 बटे 2, यानी कि 37.5 आ रहा है आंसर तो हमारा तो आंसर 37.5 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 37.5 आ रहा है, क्या चक्कर है। चलो देख लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं। एक बार दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी खैर हमने, लेकिन एक बार दोबारा बना लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आपका सिलेंडर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई, आर स्क्वायर की जगह हम आर डाल देते हैं तो 15 सेंटीमीटर, आर स्क्वायर यानी कि 15 मल्टीप्लाई 15 और ऊंचाई कितनी हो गई 48 इज इक्वल टू, सिलेंडर है, सिलेंडर का क्या होता है हमारा वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर यानी कि कितना हो गया हमारा 12 मल्टीप्लाई 12 और मल्टीप्लाई हाइट मेरे को पता करनी है, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, तो 4 तिया 12 और 4 तिया 12, 3 3 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15 और पाई से हो गया, पाई खत्म, आ गया हमारा 25। हाइट बराबर में 25 सेंटीमीटर, ठीक है, हाइट बराबर में 25 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जनरली देखने को नहीं मिलता है तो इंपोर्टेंट में डाल दो कि एक धनराशि प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। 3 वर्ष बाद कितनी हो रही है, इतनी, 6 वर्ष बाद कितनी हो रही है, इतनी। तो योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम। योग नहीं, सम नहीं है, ये प्रिंसिपल, प्रिंसिपल या मूल ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये ट्रांसलेशन किया है। तो धनराशि जो है वो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 इयर्स में जो धनराशि है वो 6690 हो रही है, यानी कि अमाउंट है पूरा, ठीक है। और 6 ईयर में कितनी हो रही है, 6 ईयर में हो रही है हमारी 10035 हो रही है, यानी कि अमाउंट हो रहा है। अगर मैं दोनों अमाउंटों को ऊपर नीचे डालूं, या अगर मैं 6 ईयर के अमाउंट को 3 ईयर का अमाउंट नीचे डाल दूं, तो मेरे को पता चलेगा कि ये 3 ईयर बचा के देगा। अब 3 ईयर में कोई रेशो बचा के देगा, वो रेशो क्या होगा, वो रेशो क्या होगा, वो होगा हमारा अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो, ठीक है, अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशो, जो वो 3 साल में हो जाएंगे, ठीक है, वो निकाल के देगा। जैसे कि अब मैं बताता हूं आपको कि अगर मैं 6 ईयर और 3 ईयर को बराबर ऊपर नीचे डालूंगा, रेशो बनाऊंगा इनका, तो मेरे को आएगा 10035, ठीक है। बुक्स में बहुत लंबा सॉल्यूशन देते हैं, कोई फायदा नहीं उसका, जितना मैं बता रहा हूँ सिर्फ उतना कर लो, ठीक है। तो 6690, जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये 223 से कटेगा, ये भी 223 से कटेगा, ये जाएगा 4 बार और फिर जाएगा 5 बार, ये जाएगा 3 बार और 0 लग जाएगी, और ये आ जाएगा हमारा कितना 3/2, यानी कि अगर मैं बोलूं तो हर 3 साल में जो प्रिंसिपल है वो 3/2 हो रहा है, ठीक है, इन एवरी ईयर, ठीक है, इन एवरी 3 इयर्स जो प्रिंसिपल और अमाउंट है वो इस रेशो में हो रहे हैं, ये प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब मेरे को पता चला कि 3 साल के बाद तो अमाउंट इतना था, मेरे से पूछा है कि मूलधन बताओ, तो मैंने बोला 3 ईयर के बाद जो अमाउंट है वो हमारा 6690 है, लेकिन हमारे हिसाब से तो अमाउंट 3 है, तो 3 की वैल्यू 6690 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 6690 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई में 2, 3 से काटेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4460, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्लास थोड़ी लंबी हो गई क्योंकि क्वेश्चंस अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा बहुत ही गंदा क्वेश्चन, बहुत ही गंदा क्वेश्चन, कम से कम 20 मिनट खा गया मेरी, मेरा दिमाग खराब हो गया इस क्वेश्चन को करने में। इन्होंने मैं पढ़ता हूं पहले क्वेश्चन को। स्टडी द गिवन पाई चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट शोन रिजल्ट exam result of two sections in a class. What is the ratio of failure percentage between section A and section B? अब मेरे से परसेंटेज पूछी है फेलियर की, तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये दोनों ही तो फेलियर है भाई। फेल्ड इन बोथ एग्जाम, पास्ड इन सॉरी पास्ड वाला नहीं आएगा, और फेल्ड इन वन एग्जाम, यानी कि दोनों की बात कर रहा है। यहाँ से भी इन दोनों की बात कर रहा है, तो मेरे को पता चला कि यहाँ से ये 48 बंदे जो हैं वो फेल हुए हैं। कम से कम एक में फेल थोड़ी ना बोला उसने, फेल का पूछा है बस। और यहाँ से हमारा 52 बंदे फेल हुए हैं। कितने में से? टोटल कितने हैं? टोटल यहाँ भी निकालना पड़ेगा हमें। तो 48 प्लस में 64 हमारा आ गया। टोटल जो है वो 112 बंदों में से 48 बंदे फेल हो गए। 112 में से 48 बंदे फेल हो गए। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहां देखूं तो 5 9 3 12, 5 और 2 7, और 5 और 5 10, 107 में से 52 बंदे फेल हो गए। 107 में से 52 बंदे। हमसे क्या पूछा है? दोनों के बीच विफलता का प्रतिशत बताओ, प्रतिशत का भी अनुपात बताओ। ठीक है, मैंने बोला कि भाई ये 48 फेल हुए हैं 112 में से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। और ये 52 फेल हुए हैं 112 में से, 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बीच में अनुपात लग गया, अनुपात पूछा है हमसे उसका। हमने इसको इससे काटा, हमने इसको इससे काटा, तो 112 नहीं 107, सॉरी ये 107 है। ठीक है, ये 107 है। हमने इसको इससे काट लिया और हमको दिखाई दिया कि ये 48 डिवाइडेड बाई 112 अनुपात में 52 डिवाइडेड बाई 107 आ गया। लेकिन ये संख्याएं कहीं से कहीं तक नहीं कट के आ रही, कोई सा भी अनुपात। अब इसने पेपर बनाने वाले ने क्या किया है कि इनका अप्रोक्सीमेशन कर लिया है, मतलब अप्रोक्सीमेशन बोल लो, इनको जितना कट सकता था उतना काट लिया। ये आ गया हमारा 42.85, ये आएगा हमारा 42.85। और जब मैं इसको इससे काटूंगा तो ये आएगा हमारा 48.59। अब इस 42.85 को इसने बोल दिया है 43, और इस 48.59 को इसने बोल दिया घोचू ने 49। अब टेक्निकली मैं इसे गलत भी नहीं कह सकता और ये एक्चुअल में सही भी नहीं है। ठीक है, आप इस तरीके से अनुपात नहीं निकाल सकते, बहुत ही गलत तरीका है। लेकिन क्वेश्चन ने आंसर दिया हुआ है और मुझे नहीं लगता वो ऑब्जेक्शन इस पे वो करेंगे कि ठीक है इस पर सही है ऑब्जेक्शन। फिर भी ठीक आ रहा है ना, 5 से ऊपर है, ये भी अपना 8 से ऊपर है, तो 43 अनुपात में 49 यहाँ पे डीएसएसबी ने कंसीडर करा आंसर को, जबकि आंसर थोड़ा सा अलग आना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सा अलग आना चाहिए था। अगर आप अनुपात की परसेंटेज का अनुपात लेके भी पॉइंटों में कंसीडर करके फिर उसको आगे पीछे कर रहे हो तो वो चीज गलत है। अनुपात का तो मतलब ही नहीं होता पॉइंटों में आने का। ठीक है, 15 के बाद चलते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन पे। एक ट्रेन ट्रक को विपरीत दिशा में 42 सेकंड में पार करती है। ठीक है, ट्रक की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई की 10% है। ठीक है, अब मेरे को ट्रेन की लंबाई और ट्रक की लंबाई का एक रेशो दिया कि भाई ट्रक जो है वो 10% है, अगर ट्रेन 100% है, यानी कि इनकी लंबाई 10 और 1 के अनुपात में है। इसको मैं उठा के साइड में रख लेता हूं। अब उसने बोला कि ट्रक जो है विपरीत दिशा में, यानी कि ट्रक भी इधर को चल रहा है और ट्रेन भी इधर को चल रही है, यानी कि स्पीड प्लस हुई होगी। 42 सेकंड में पार कर जाती है, 42 सेकंड लेती है। 42 सेकंड तो ठीक है, लेकिन मेरे को कोई स्पीड तो चाहिए। ट्रक की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से की 10% है। ट्रेन की गति 18 मीटर प्रति सेकंड है, भाई 18 मीटर प्रति सेकंड है ट्रेन की।
42 सेकंड में दोनों एक दूसरे को पार कर रहे हैं। इसकी स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं इसको भी मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेता हूँ। 18 तिया 54 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, और ये 18 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी क्योंकि एक दूसरे के तरफ चल रही है। तो 18 15 दूनी 30 यानी कि 33 मीटर पर सेकंड यहाँ पे इसका एक सेकंड में चली। तो 42 सेकंड में कितनी चलेंगी? 42 सेकंड में चलेंगी 42 मल्टीप्लाई में 33 यानी कि 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6 यानी कि 126 मल्टीप्लाई में 11 यानी कि 683 1386 मीटर ये चलेंगी। डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ वो 1386 मीटर हुआ। अब डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा हमारा ट्रेन की दूरी, ट्रेन जितनी लंबी है और ट्रक जितना लंबा है, यानी कि ये ट्रेन प्लस में ट्रक की लंबाई की बात कर रहा है। ये जो ट्रेन और ट्रक की लंबाई है 1386 मीटर है, ठीक है। अब 1386 मीटर है, लेकिन हमारे हिसाब से तो 11 है, यानी कि 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 की वैल्यू हमारी हो गई, एक सेकंड में पेन चेंज कर लूं, 11 की वैल्यू कितनी हो गई? 1386। तो उसके बाद उसने बोला है क्या, किसकी पूछी है? ट्रेन की लंबाई पूछी है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? 10। तो 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 1386 बटे में 11 मल्टीप्लाई में 10। 11 से जब मैं से काटूंगा तो ट्रेन कितने की आ जाएगी? 10 ही तो लगाना है। 11 एकम 11, कितना बच गया? 2, 11 दूनी 22 और 11 छिंग और 0 लग गई। ट्रेन कितनी आ गई? 1260 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पहली नजर में तो ये भी नहीं होने वाला। एक बढ़ई के पास 20 फुट 16 फुट 32 फुट 28 फुट आकार के 4 लकड़ी के तख्ते हैं। उन्हें वह समान आकार में छोटे छोटे टुकड़ों में काटना चाहता है और एक के ऊपर एक ढेर लगाना चाहता है। यानी कि वो कह रहा है कि बड़ा तख्ता है, उसको समान आकार में काटा और एक के ऊपर एक ऐसे करके लगा दिया। यदि प्रत्येक तख्ते की चौड़ाई जो है वो 1 सेंटीमीटर है, यानी कि एक तख्ता जो है वो 1 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो दो कितने हो जाएंगे? 2 सेंटीमीटर। 3 कितने हो जाएंगे? 3 सेंटीमीटर। ऊपर की तरफ ही तो रखवाता जा रहा है। खड़े टुकड़ों की न्यूनतम ऊंचाई बताओ। खड़े टुकड़ों की न्यूनतम ऊंचाई बता देंगे, 1 मिनट दो बस हमें, हम जरा पेन चेंज कर लें। ये क्वेश्चन भी अच्छा भाई। तो खड़े टुकड़ों की न्यूनतम ऊंचाई बताओ। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इनको बराबर में काटना चाहता हूं तो यानी कि मैं 20 16 32 और 28 का एलसीएम ले लेता हूँ, सो ये एचसीएफ ले लेता हूँ। तो एचसीएफ ही तो बराबर टुकड़ों में काटेगा। एचसीएफ ऑफ 20 16 32 और 28। अब मेरे को इनका एचसीएफ क्या दिख रहा है? मेरे को इनका एचसीएफ सिर्फ 4 दिख रहा है। 4 के अलावा तो इनका कोई एचसीएफ नहीं हो सकता। 4 के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर मैं 4-4 सेंटीमीटर के टुकड़े काटता हूँ, 4-4 फीट के टुकड़े काटता हूँ, तो 20 के कितने टुकड़े होंगे? 20 के 5 टुकड़े होंगे। 16 के कितने टुकड़े होंगे? 16 के 4 टुकड़े होंगे। 32 के कितने टुकड़े होंगे? 4-4 के हिसाब से 8 टुकड़े होंगे। और 28 के कितने होंगे? 4 सत्ते 28 टुकड़े होंगे। यानी कि टोटल कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5 और 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 और 8 17 और 7 24, 24 टुकड़े, 24 टुकड़े हो गए। और प्रत्येक की चौड़ाई 1 इंच है। 24 टुकड़ों में प्रत्येक की चौड़ाई 1 इंच है, यानी कि वो 24 इंच के हो गए। 24 इंच के यानी कि उनकी जो ऊंचाई है वो 24 इंच हो गई। भाई एक एक इंच का एक है ना, तो एक के ऊपर एक लगते चले जाएंगे, तो ऊंचाई कितनी हो गई? 24 इंच हो गई। 24 इंच हो गई, 24 इंच, लेकिन इसमें तो फुट में दिया हुआ है। अब हमें पता है 1 फुट में कितने होते हैं? 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच। तो 24 इंच कितने के हो गए? 24 इंच हो गए हमारे 2 फीट के बराबर। तो हमारा आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पेपर अच्छा है, लेवल अच्छा है, इसलिए टाइम ज्यादा लगेगा, वो तो लगेगा ही, कुछ नहीं कर सकते उसमें। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैंने ग्रुप में भी डाला है चक्कर में भी तक अब डालूंगा, पीपीटी का ही डालूंगा। ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन जो
अभी तक मेरे को रेशियो और प्रोपोर्शन का डीएसएसबी में देखने को मिला 2024 में, ठीक है। इससे पहले वो 2022 में कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में कह रहे थे ना, 2022 में वो था पोशाको वाला क्वेश्चन, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और उसके बाद मेरे को ये बेहतरीन मिला है, ठीक है। चलो डील कर लेते हैं पहले से। ए मिक्सचर ऑफ 160 ग्राम कंटेन्स मिल्क पाउडर एंड कोको पाउडर इन रेशियो 5:3, ठीक है। 160 ग्राम के मिक्सचर में 5 और 3 के अनुपात में है, ठीक है भाई। 160 ग्राम है, चलो छोड़ दो 160 ग्राम को भी अभी छोड़ दो, उसको भी बाद में पकड़ेंगे। मिश्रण का 20% निकाल दिया जाता है भाई। 160 ग्राम का मिक्सर था, 20% निकाल दिया यानी कि 80/100 हो गया, और मैं 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा तो 128 ग्राम हो गया। 8×48 128 ग्राम बचा। अब 5:3 के अनुपात में है और 128 ग्राम है, यानी कि 8 की वैल्यू 128 है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि 1 की वैल्यू 8 एकम 8 और 8×48 16 होगी। अगर 1 की वैल्यू 16 होगी तो ये 5 कितना हो जाएगा, ये 80 ग्राम यहाँ पे। अब मैंने 160 पे क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि वहां से एक स्टेप बढ़ ही जाता और कुछ नहीं होता। 80 ग्राम ये हो गया, और 16 दूनी 32, 16 थी 48 ग्राम ये हो गया, ठीक है। अब यहां तक हमने मिश्रण को निकाल दिया। मिश्रण को निकालने के बाद 20 ग्राम ऑफ कोको पाउडर उसमें मिला दिया जाता है। 20 ग्राम ऑफ कोको पाउडर उसमें मिला दिया गया, यानी कि यहाँ पे 20 ग्राम प्लस हो गया, यानी कि 8 4 12 सॉरी 80 ग्राम तो ये रहा ही रहा, लेकिन ये 68 ग्राम हो गया, ठीक है। अब उसमें मिला दिया। अब उसने कहा कि परिणामी मिश्रण में से फिर से 25% निकाल लिया। फिर से 25% निकाल लिया तो मेरे को पता चला कि यहाँ पे जो परिणामी मिक्सचर है वो 8 और 6 14, 8 और 6 14 148 है। अगर इसका 25 ग्राम निकाल लिया यानी कि 1/4 निकाल लिया, यानी कि बचा कितना, 3/4 बचा। 3/4 बचा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28, यानी कि 37 मल्टीप्लाई में 3/4 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 7 तिया 21 का 1, 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, 111 ग्राम आ गया। 111 ग्राम बचा, 111 ग्राम बचा। यहाँ पे तो भाई साहब 80 और ये है, तो मैं इसको रेशो में चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको रेशो में चेंज कर लेता हूँ। मैंने इसको जैसे रेशो में चेंज करा तो मेरे को पता चला कि ये 20 रेशो में 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28 आ गया, ठीक है। 20 और 17 आ गया। 20 और 17 की जो वैल्यू है टोटल की, ये आ गया हमारा 47 की ही वैल्यू 111 ग्राम है। तो 1 ग्राम, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 की वैल्यू हो गई 7 या 21, यानी कि 3 ग्राम। सात या 21, 7 चौक 28, सॉरी 37 आएगा ना, चौक आएगा 37 चौक 4 ग्राम। लेकिन इसका भी क्या फायदा है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। एक सेकंड, इसका भी कोई मतलब मेरे को नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। तो 20 रेशो में 17, 111 ग्राम बचा मेरे पास। 111 ग्राम बचा तो मेरे पास 37 की जो वैल्यू है वो 111 ग्राम आई, तो मेरी 1 की वैल्यू आई 4 ग्राम। यानी कि निकालने के पहले तो कितने थे ये, 80 में और 68 में, और निकालने के बाद कितने हो गए ये, 80 में, नहीं सॉरी, तिया आएगा, तिया 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 3 आएगा। तो ये 60 निकालने के बाद ये कितने हो गया 60। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। निकालने के बाद ये कितना हो गया 60 ग्राम, ये रेशियो है, ठीक है, वो ग्राम है 60 ग्राम, और ये वाला कितना हो गया 17 या 51 ग्राम। अब उसने बोला यदि अंतिम मिश्रण में कोको के दूध के पाउडर का अनुपात 4 और 3 है, कोको और पाउडर के दूध का अनुपात, अंतिम मिश्रण यहाँ पे आ गया हमारा 4 और 3 का आ गया। अंतिम मिश्रण में कोको के दूध पाउडर के साथ अनुपात, द रेशियो मिल्क पाउडर ऑफ कोको इन फाइनल मिक्सचर, यानी कि मिल्क इसमें कितना है 4 है और कोको कितना है 3 है, और क्या करा है कि x ग्राम जो मिल्क पाउडर है वो इसमें ऐड करा है, कुछ इसमें ऐड करा है। तो ये बाबूजी तो सेम ही रहेंगे ना, 51। तो मैं निकाल लेता हूं ये कितने की वैल्यू है, ये 51 है, 51 है
51 है तो ये 17 या 51 यानी कि 17 की वैल्यू है, यानी कि 17 चौका 68। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? 68 होनी चाहिए थी, लेकिन x मिलाने के बाद तो कितना मिलाया गया? यहाँ पे 8 ग्राम मिलाया गया। ठीक है ना, रेड कलर के उसमें लेके, पेन लेके, और बहुत ज्यादा फेयर रजिस्टर में लिख लेना इस क्वेश्चन को। कभी आता तो ये एग्जाम में तो नहीं बनने वाला, ठीक है, एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन नहीं है अगर आपने पहले इसकी 5-7 बार प्रैक्टिस नहीं करी है। ठीक है, जैसे ट्रू डिस्काउंट का क्वेश्चन है, फ्रस्ट्रम का क्वेश्चन है, वो इसके सामने बच्चे हो जाते हैं। ठीक है, ये एग्जाम क्वेश्चन नहीं है। अगर आप एग्जाम में करने जाओगे तो आप पूरा टाइम इसी में दे जाओगे। तो हमारा 8 ग्राम जो है वो राइट आंसर हो गया। यहाँ पे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि 60 था और 51 था हमारे पास। यहाँ पे जो हमको मिला था वो 60 और 51 मिल गया था यहाँ से, और यहाँ से कुछ ये मिल्क जो है वो प्लस हुआ था। मिल्क और कोको था, मिल्क में कुछ एक्स प्लस करा था, लेकिन कोको तो 51 का 51 ही रहेगा ना। कोको अगर 51 का 51 रहेगा और इसके हिसाब से 3 है इसकी वैल्यू, तो 3 की वैल्यू 51, एक की वैल्यू कितनी? एक की वैल्यू 17, और हमने 17 चौका 68 निकाल दिया। 60 ये पहले था, 68 हो गया, तो 60 प्लस में 8 हो गया, यानी कि 8 ग्राम, इस एक्स की वैल्यू 8 ग्राम आ जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 18 नंबर क्वेश्चन काफी अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कह रहा है कि R% से 1,80,000 रुपए और 1,40,000 रुपए की दो राशियों पर 3 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 9,600 रुपए है। अब हमने CISI इतनी बार पढ़ लिया तो मैं इसको वन लाइनर में सोल्व कराने की बात करता है। हम वन लाइनर में सोल्व करने की कोशिश करते हैं। मेरे को पता चला कि जो अंतर है वो 9,600 रुपए है, साधारण ब्याज पर है, और रेट बराबर है, R% ही रेट है। ठीक है, R% ही रेट है, टाइम भी 3 साल ही है, और लेकिन बस फर्क क्या है? फर्क जो हमारा प्रिंसिपल पे है। ये जो प्रिंसिपल 1 और 2 है, इन्हीं के अंतर पे डिपेंड करेगा इसका अंतर। यानी कि अगर मैं बोलूं 1 और 2 का जो अंतर है वो 40,000 है, 40,000 है, और जो 9600 रुपए का अंतर ब्याज के रूप में आ रहा है वो इसी पे डिपेंड करेगा। कितने साल का ब्याज है? 3 का, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो R% आ जाएगा हमारा। बस इतना सिंपल सा, 1 2 3, 1 2 3 4, और 4 से कट गया, 4 से कट गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, और 3 सत्ते 21, और 3 अट्ठे 24, यानी कि 8% हमारा यहाँ पे राइट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग? अच्छा लगे तो एक लाइक ठोक देना। ठीक है, 20 में चलते। एक पुलिस कर्मी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चोर के पीछे दौड़ रहा है। पुलिसकर्मी 180 मीटर दूरी से चोर का पीछा करना शुरू करता है। मतलब कि क्या कहना चाह रहा है कि ये एक चोर है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर दौड़ रहा है, या थोड़ा सा आगे बनाता हूं इसको। पेन हो गया, या एक चोर है जो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। एक पुलिस कर्मी है यहाँ पे, और इनके बीच की दूरी जो है वो ये 180 मीटर है। 180 मीटर है, ठीक है, 180 मीटर है। अब पुलिसकर्मी ने दौड़ना स्टार्ट करा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पुलिसकर्मी तो पीछा करना स्टार्ट करा। पीछा तो ऐसे करेगा ना, एक के पीछे एक, यानी कि इनकी रिलेटिव स्पीड की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव स्पीड बनेगी इनकी 12 माइनस में 10, यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। एक ही तरफ चल रहे हैं तो स्पीड आपस में माइनस हो जाएंगी। ठीक है, यदि दोनों अपनी अपनी संबंधित गति से चलते रहते हैं तो पुलिसकर्मी चोर को पकड़ने में कितने मिनट लेगा? ठीक है, कितने मिनट लेगा, यानी कि पुलिसकर्मी को पकड़ने के लिए 180 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अगर स्पीड 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैं मीटर प्रति सेकंड में निकाल लेता हूं, या फिर मेरे को मिनटों में पूछा है तो मैं 2 किलोमीटर को निकाल लेता हूं, 2000 मीटर होता है, और मिनट में निकाल लेता हूं, बटे 60 कर देता हूं, 2 से और काट देता हूं तो मेरे को मिलेगा 100 बटे में 3, 100 बटे में 3, यानी कि प्रति मिनट 1 मिनट में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस कम होता जा रहा है, वो 100 बटे 3 है। तो अगर 1 मिनट में 100 बटे 3 डिस्टेंस कवर हो रहा है
तो 180 डिस्टेंस कितने में कवर हुआ? 180 डिस्टेंस होगा 180 बटे 100 बटे 3 और इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक 3 से एक 3 काट देंगे, 18 तिया 36, 18 दूनी 26, 18 दूनी 26, 18 तिया 54, यानी कि 5.4 मिनट में हो जाएगा। 5.4 मिनट का हमारा उत्तर हो गया, यानी कि 5 सही 2/5। 5.4 मिनट इज इक्वल टू 5 सही 2/5 आवर, सॉरी मिनट, ये भी मिनट ही है। ठीक है, आई होप आप लोगों को आज की क्लास पिछली क्लास की तरह अच्छी लगी होगी। तो इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कर देना। एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। पिछली क्लास का एक क्वेश्चन था, पिछली क्लास का एक क्वेश्चन था जिसको कि एक बच्चा कह रहा था, नाम नहीं पता मुझे उसका, याद नहीं आ रहा, तो वो ये 11वें क्वेश्चन को कह रहा था दोबारा करा दो। ये क्वेश्चन हम कम से कम 10 बार कर चुके हैं इस सीरीज में, अगर आप देख रहे हो तो क्लास को। इस सीरीज में क्वेश्चन 10 बार हो चुका है, लेकिन हल्के से लैंग्वेज की फेर की वजह से आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा, मैं मानता हूं। ठीक है, अब लैंग्वेज का फेर क्या है मैं बताता हूँ। बिना स्टॉपेज के मुंबई और दिल्ली के बीच एक बस की औसत गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो हमारे पास होता ही था उस क्वेश्चन में। ठीक है, 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठहराव के कारण 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, यानी कि 8 सत्ते 56, 8 64, यानी कि 56 किलोमीटर पर आवर हो गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया। अब मैंने बोला था यहाँ पे टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लगाओ, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का मत लगाओ। तो यहाँ पे हमने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना बना? 64 मल्टीप्लाई 56, यानी कि इसकी स्पीड कितनी बनी, इसको टाइम कितना लगा, इसको टाइम लगा 56, इसको टाइम कितना लगा 64। तो मैंने बोला ये जो 8 घंटे हैं, ये जो 8 घंटे हैं जो 64 पे फालतू लग रहे हैं, तो बस मुझे प्रति मिनट बता दो। 8 64, 8 से इसे काट दूंगा तो 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, यानी कि 7.5 मिनट प्रति घंटा जो है ये रुक रहा है। ठीक है, इन 1 आवर, इन आवर। औसतन प्रति घंटा पूछा था, औसतन प्रति घंटा हमारा ये निकल के आ गया। सिर्फ ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम जो था, अगर आप उसे 64 में से माइनस कर दोगे तो आपका क्वेश्चन का पैटर्न वही बन जाएगा जो लगभग हम हर पेपर में कर चुके हैं। हर दूसरे पेपर में तो ये आया ही आया है असिस्टेंट ग्रेड 3 के में। तो मैं वही क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ जो असिस्टेंट ग्रेड 3 में पहले हो चुके हैं कई बार, तो उन्हें कराने का कोई मतलब भी नहीं है, टाइम खींचने वाली बात है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी आपसे मिलेंगे कल। अभी के लिए धन्यवाद।